हेलो फ्रेंड्स, देखिए पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति के पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़े थे। तो उसे इस प्रश्नावली के बाकी जो क्वेश्चन बच गए थे उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, बिंदुओं a, b और -a, -b की बीच की दूरी है। तो आपसे इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए हम फटाफट इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। हम एक रेखाखंड बना लेंगे। इस रेखाखंड पर नामकरण कर दो ए बी। एक बिंदु को यहाँ पर लिख दीजिए a, b। दूसरे बिंदु को यहाँ पर लिख दीजिए -a, -b। इन दोनों में से हम एक को x1 y1 मानते हैं, एक को x2 y2 मानते हैं। अब हम इन दोनों की बीच की दूरी निकालते हैं। देखिए ए बी बराबर दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने का सूत्र है, आप सभी को याद है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। यहाँ इस सूत्र में अब यहाँ से मानों को देख करके जमा दीजिए। ए बी बराबर रूट के अंदर पहले कोष्टक में देखिए x2 का मान लिखिए -a। x2 की जगह पर -a लिख दो, आगे माइनस है तो माइनस लगा दो। x1 का मान है a तो a लिख दो, कोष्टक बंद और इसकी घात 2 लगा दीजिए। आगे प्लस है तो प्लस लगाइए। दूसरा कोष्टक देखिए y2 का मान लिखिए -b। फिर आगे सूत्र में माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। y1 की जगह पर y1 का मान लिखिए b, कोष्टक बंद और इसकी घात 2। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैलकुलेशन ध्यान से देखिए। यहाँ पर माइनस का एक ये दोनों माइनस के हैं, जोड़ेंगे पर रहेंगे किसके, माइनस के ही रहेंगे। तो कितने ए हो गए, माइनस के 2a हो गए, कोष्टक बंद और इसकी घात 2। आगे प्लस लगा दिया। ऐसे इधर देखो -b जुड़ जाएंगे तो कितने होंगे, माइनस के 2b होंगे और इसकी घात 2। आगे और सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करना है, इनका वर्ग करना है। स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर का मान निकालना है हमको। हमें पहले भी बता दिया मैंने आपको कि माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं तो वो प्लस की हो जाती है। तो इनका वर्ग करने पर इन दोनों का वर्ग प्लस का ही आएगा। तो लिख दीजिए 2 का वर्ग 4 होगा, a का वर्ग a स्क्वायर होगा, आगे प्लस है तो प्लस लगाइए। 2 का वर्ग 4 होगा, b का वर्ग b स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ दोनों जगह से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन लेना है आपको। क्या लेना है, कॉमन लेना है आपको। आपको ऐसी संख्या कॉमन ली जाती है जो यानी सभी जगह मौजूद हो। यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या है, 4। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 4 मौजूद है दोनों जगह। तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन लीजिए, 4 कॉमन आ गया, बचेगा क्या, a स्क्वायर। आगे प्लस है तो प्लस, यहाँ से 4 हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, b स्क्वायर, कोष्टक बंद। अब देखिए रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है। यहाँ पर 4 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों गुणा में है। तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल तो विद्यमान है परंतु इसका वर्गमूल विद्यमान नहीं है। तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो ये तो रूट से बाहर निकल के आ जाएगा 2 के रूप में। और रूट के अंदर क्या बचेगा आपका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। अगली स्टेप देखिए 2, रूट के अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी कितनी निकल के आई, 2 इंटू में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी है। और पीछे लिख देंगे हम इकाई। क्या लिख देंगे, इकाई। तो ये अपन का इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपन ने निकाली। कैलकुलेशन हमको इसी प्रकार से करनी है, देख लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, मूल बिंदु से 2,3 की बीच की दूरी है, तो आपको मूल बिंदु से 2,3 बिंदु की बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप ऐसे रेखाखंड बनाएंगे, इसका नामकरण कर देंगे ए बी। एक बिंदु मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, तो आप 0,0 लिख देंगे। और दूसरे बिंदु बी पर 2,3 को निरूपित कर देंगे। 2,3 कर दिया। अब आप इनमें से एक को x1 y1 मानेंगे और एक को x2 y2 मानेंगे और दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने का सूत्र लगाएंगे। तो आप ऐसा आप कर सकते हैं। ये अगर ऐसा सवाल आपसे पूछेगा तो 1 नंबर का सवाल वस्तुनिष्ठ में पूछेगा, तब आपको इस प्रकार से कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो देखिए अगर इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा। तो देखिए मूल बिंदु से अगर किसी भी बिंदु की बीच की दूरी निकलवा रहा है आपसे, तो ऐसा मत कीजिए। तो फिर भैया क्या करना है हमको, तो देखिए जो बिंदु आपको दे रखा है, जो बिंदु आपको दे रखा है उसी का वर्ग कीजिए। क्या करना है, उसी का वर्ग करना है। तो 2 का वर्ग कर दीजिए 2 आएगा, प्लस 3 का वर्ग कीजिए 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का वर्ग करेंगे 2 स्क्वायर, प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट लगा देना है और सॉल्व कर लेना है। तो देखिए रूट के अंदर 2 का वर्ग क्या आएगा 4 होगा, प्लस 3 का वर्ग क्या होगा 9 होगा, और 9 और 4 का योग कितना होगा 13। तो मूल बिंदु से बिंदु 2,3 की बीच की दूरी कितनी निकल के आई, √13 इकाई। कितनी निकल के आई, √13 इकाई। ध्यान से देख लीजिए, अगर आप एक रेखाखंड बनाते हैं और एक बिंदु लिखते हैं 0,0, दूसरा ये लिखते हैं, बीच की दूरी निकालेंगे तब भी यही आएगा, पर वो प्रक्रिया आपकी थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो हमको शॉर्ट तरीके से करना है, मूल बिंदु से इस बिंदु की बीच की दूरी निकालनी है। किसी भी बिंदु की बीच की दूरी निकाले, तो देखिए आप जिस बिंदु की बीच की दूरी निकाल रहे हैं मूल बिंदु से, उसी बिंदु के की जो संख्याएं हैं उनका वर्ग कर दीजिए और जोड़ दीजिए और रूट लगा दीजिए। रूट के अंदर क्या करना है, उन्हीं संख्या का वर्गों का योग करना है। तो मैंने वही किया, रूट के अंदर इसका वर्ग कर दिया प्लस फिर इसका वर्ग कर दिया, इतना काम करना है बस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 का वर्ग क्या होगा 4 और 3 का वर्ग 9, 9 और 4 जोड़ापन है, √13 आ गया अपन का आंसर। बस कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, 1 नंबर का सवाल आपसे इस प्रकार से पूछ लेगा। तो देखिए यहाँ पर बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। क्या पूछ रहा है हमसे कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु -1,6 इन दोनों बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर फटाफट आपको एक रेखाखंड बना लेना है और इनका नामकरण कर देना है। अगर यहाँ पर नामकरण कर रखा है तो वही कीजिए, ए बी पी क्यू कुछ भी कर रखा है जो भी वही कीजिए। अगर नहीं कर रखा है तो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर लीजिए। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं ए और बी, जो बिंदु दे रखे हैं आपके उनको लिख लीजिए -3,10, दूसरे को लिख लो 6,-8। अब ये जो बिंदु है इसी रेखाखंड पर मौजूद है, तो हम मान लेते हैं कि ये रेखाखंड पर यहाँ मौजूद है, इसका नामकरण कर देते हैं सी, और इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं -1,6। अब हमको बताना है कि जो ये बिंदु है इन बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह बिंदु इस रेखाखंड को m1:m2 में विभाजित करेगा।
अब हमको अनुपात निकालना है, तो देखिए विभाजन वाले सूत्र हमको दोनों ही याद होंगे। x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये दोनों सूत्र होते हैं, ये विभाजन सूत्र हैं हमारे। क्या हैं ये, विभाजन सूत्र हैं। तो इन दोनों में से किसी एक सूत्र का प्रयोग करके आप फटाफट से अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं x वाला ही यूज कर रहा हूँ। x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पर हम मान जमा देते हैं। मान जमाने से पहले हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। इन बिंदुओं को क्या मानेंगे, x1 और y1, और इधर x2 y2, और जो विभाजन करने वाला जो बिंदु है इनको मानते हैं हमें x, y। क्या मानते हैं, x, y। मानों को देख करके जमाओ फटाफट। x की जगह पर x का मान लिखो -1 बराबर m1 हमको ज्ञात करना है, तो m1 रहने दो, गुणा में x2 का मान देखिए कितना है 6, आगे प्लस है तो प्लस m2 हमको ज्ञात करना है, ज्यों का त्यों रहने दो, इनटू में x1 का मान देखिए -3 है, तो गुणा के बाद माइनस की संख्या को हमें कोष्ठक में लिखेंगे, बटे में m1 प्लस m2, ज्यों का त्यों लिख दीजिए m1 प्लस m2। मानों को हमने जमा दिया। अब -1 के नीचे 1 मानना है आपको और वज्र गुणा कर देना है। तो देखिए वज्र गुणा करेंगे तो 1 का गुणा इन दोनों से होगा तो यही आएगा, और -1 का गुणा इनसे करना है, तो 1 का गुणा कर लीजिए पहले। तो देखिए साथ में 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा आने को। तो अब इसको सॉल्व कर लो साथ में। 6 का गुणा m1 से करेंगे तो क्या आएगा 6m1, और -3 का गुणा m2 से करेंगे तो -3m2 बराबर चिन्ह लगा लेंगे। 1 का गुणा हो गया इससे। अब -1 का करना है इन दोनों से। -1 का दोनों से करेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। -1 गुणा m1 करेंगे तो माइनस का m1, और -1 का गुणा m2 से करेंगे तो माइनस का m2। इसके बाद आपको m1 इधर करने हैं, m2 उधर करने हैं। पक्षांतरण करके इनको इधर उधर कर दीजिए। तो देखिए 6m1 इधर है तो 6m1 लिख लो, ये माइनस का m1 इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो प्लस का m1 बराबर में इधर क्या है उसको लिखो पहले, माइनस का m2 है। अब ये 3m2 माइनस का है, ये उधर जाएगा तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3m2। आगे सॉल्व कीजिए। देखिए अब ये 6m1 प्लस के और 1m1 किसका है, प्लस का, तो दोनों प्लस प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे तो 6m1 और 1m1 कितने m1 हो गए भैया, 6 और 1 7m1 हो गए। कितने हो गए 7m1, और बराबर में क्या होगा, माइनस का 1m2 है, प्लस के 3m2 है, प्लस माइनस के घटेंगे, प्लस के ज्यादा हैं, प्लस के बचेंगे। 3m2 में से 1m2 घटा दीजिए तो 2m2 बचेंगे। कितने बचेंगे, 2m2। इतना कर लिया। अब हमको क्या करना है, m1 के नीचे m2 को लाना है, और m1 गुणा में जो है उसको उस संख्या के बटे में ले जाना है। इस तरह आपको एक्सचेंज कर लेना है। तो m1 के बटे में तो आएगा क्या, m2 बराबर इधर 2 है, 2 के बटे में क्या जाएगा, 7 जाएगा। बस आ गया हमारा अनुपात। ऊपर वाली संख्या को पहले लिख लो, m1 अनुपात m2 बराबर ऊपर वाली, जब इधर ऊपर वाली संख्या हमने पहले लिखी है तो इधर भी हमको पहले लिखना है ऊपर वाली संख्या, 2:7। तो भैया किस अनुपात में विभाजित करेगा ये बिंदु, -1,6 इन दोनों बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो हमको कैलकुलेशन इस प्रकार से करनी है। हम y वाला सूत्र लगा करके भी हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो कोई एक सूत्र का प्रयोग करना है आपको, ठीक है ना। अगर आप के किसी की समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर लिया करो, दोबारा देख लिया करो। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, पढ़ लीजिए। बिंदुओं 6,8 और 2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं।
अब हमसे इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र याद होना चाहिए भैया आपको। पहले तो इन दोनों बिंदुओं से एक रेखाखंड बना लो और इन दोनों बिंदुओं को यहाँ पर प्रदर्शित कर दीजिए। ए लिख लो 6,8, बी लिख लो 2,4। अब ऐसे रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। मध्य बिंदु हमने मान लिया सी, तो सी के निर्देशांक निकालने भैया x, y मान लेते हैं हमें। इनको तो हम हमेशा x1 y1 ही मानते हैं, इनको क्या मानते हैं x2 y2 मानते हैं। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो देखिए x बराबर x निर्देशांक किससे निकलता है x1 प्लस x2 बटे 2 से निकलता है, और y निर्देशांक किससे निकलता है y1 प्लस y2 बटे 2 से निकलता है। फटाफट कैलकुलेशन कर लीजिए। तो देखिए x बराबर x1 का मान है आपका 6 प्लस x2 का मान क्या है 2 बटे में 2। अब आगे कैलकुलेशन करो इसकी। 6 और 2 कितने हो गए 8, और बटे में 2, 8 में 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा 4। x का मान कितना आया 4। इधर कैलकुलेशन कीजिए। y बराबर y1 का मान देखिए 8 है, y1 का मान 8 लिख लो, आगे प्लस है तो प्लस लगाइए। y2 का मान देखिए 4 है, 4 लिख लो और बटे में 2। आगे कैलकुलेशन करो। 8 और 4 कितने होंगे 12, और बटे में 2, 12 में 2 का भाग दे दीजिए। तो 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार। कितनी बार जाएगा 6 बार। तो बिंदु सी के निर्देशांक क्या है भैया, बिंदु सी के निर्देशांक x का मान पहले लिखना है 4, y का मान बाद में 6। तो क्या है 4,6। कितने आए 4,6। तो इस प्रकार से हमको कैलकुलेशन कर लेनी है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आए हमारे 4,6। देख लीजिए इस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है। अब हमें अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फटाफट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। बिंदु -3,5 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। हमने जब 3 प्रश्नावली को पढ़ा था तब उसमें भी ऐसा ही सवाल मैंने बताया था। इस प्रश्नावली में फिर से मैं आपको इस बिंदु को बता रहा हूं कि ये बिंदु आपका किस चतुर्थांश में होगा। किसी भी बिंदु के बारे में आपसे पूछ सकता है, कोई भी बिंदु दे सकता है और आपसे कहेगा कि ये कौन से चतुर्थांश में होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से एक डायग्राम बनाना है। आपको x अक्ष बना लेना है और y अक्ष बना लेना है। इधर संख्या अंकित कर देनी है प्लस वाली, इधर माइनस वाली कर देनी है x अक्ष पर। y अक्ष पर ऊपर वाली प्लस की संख्या निरूपित कर देनी है और y अक्ष पर नीचे की तरह माइनस की संख्या निरूपित कर देनी है। ऐसा करने के बाद इस बिंदु को अंकित कीजिए। इसमें इस ग्राफ के अंदर -3 है x का मान, तो -3 पर चलिए। x का मान कहाँ है -3, ये रहा। अब यहाँ से y का मान जो है वहां पर चलना है हमको। y का मान क्या है +5, +5 ऊपर है या नीचे, ऊपर है, तो हमको -3 से ऊपर चलना होगा और 5 की सीध में जाकर के हमें रुक जाएंगे। तो ये बिंदु हमारा यही मौजूद होगा -3,5। अब देख लीजिए कौन से चतुर्थांश में है। इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, जिसमें x का मान भी प्लस का होता है और y का मान भी प्लस का होता है। इसको बोलते हैं हमें द्वितीय चतुर्थांश, जिसमें x का मान तो माइनस का होता है और y का मान क्या होता है प्लस का होता है। इसको बोलते हैं हमें तृतीय चतुर्थांश, जिसमें x का मान भी माइनस और y का मान भी माइनस होता है। इसको बोलते हैं हमें चतुर्थ चतुर्थांश, जिसमें x का मान तो प्लस का होता है, y का मान किसका होता है माइनस का होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि -3,5 कौन से चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। अगर ऐसा सवाल आएगा तो इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़िए। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि होती है। तो भैया हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि x अक्ष पर स्थित है कोई बिंदु, तो उस बिंदु की कोटि क्या होगी। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी।
कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है उस पर वाई निर्देशांक 0 होता है, और जो बिंदु वाई अक्ष पर होता है तो उसमें एक्स का मान 0 होता है। तो जो बिंदु है अपन का, कोई बिंदु है तो जो एक्स का मान जो होता है वो अपन को पहले लिखना पड़ता है, और वाई का मान जो होता है वो अपन को बाद में लिखना पड़ता है। और एक्स के मान को हम क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं, और वाई के मान क्या कहते हैं, कोटि। तो ये एक्स अक्ष पर है वो बिंदु, कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर किसका मान 0 होता है भैया, वाई का मान 0 होता है। किसका मान 0 होगा, एक्स अक्ष पर है, वाई का मान 0 होगा, तो वाई के मान को ही तो हम कोटि कहते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई बिंदु हमारा एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसकी कोटि मतलब वाई का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो यह वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। तो कोटि क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0, शून्य। ठीक है ना। अगर यही बात आपसे वाई अक्ष के बारे में पूछे कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि होती है, तो वाई अक्ष पर तो कुछ ना कुछ मान होगा, तो वहां पर अपन लिख देंगे क्या, वाई। अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके भुज के बारे में पूछ सकता है। वाई अक्ष पर किसका मान 0 होता है, एक्स का मान 0 होता है, तो एक्स के मान को ही तो हम भुज कहते हैं, और तो भुज का मान क्या होगा, वहां पर 0 होगा। क्या होगा, 0। अगला क्वेश्चन देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु -3,5 का एक्स अक्ष में प्रक्षेप है। अरे भैया ये कहां से क्वेश्चन आ गया, ये तो हमने किताब में पढ़ा ही नहीं। जी हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन है एग्जाम में हमसे पूछ लेता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ चुका है एग्जामिनर। तो ये कह रहा है एक्स अक्ष में प्रक्षेप क्या है। प्रक्षेप का मतलब है प्रतिबिंब। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। और यहाँ पर एक्स अक्ष की बात हो रही है, तो एक्स अक्ष को माना जा रहा है यहाँ पर दर्पण। क्या माना जा रहा है, दर्पण। तो पहले तो इस बिंदु को अंकित कीजिए, आपको ऐसा डायग्राम बना लेना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और फटाफट इस बिंदु को अंकित कर दीजिए। कहां पर होगा, एक्स का मान -3 है, तो -3 ये रहा। तो यहां से वाई के मान पर चलना है। वाई का मान क्या है, 5 प्लस का है, प्लस का मान कहाँ रहेगा, ऊपर। तो चलिए, और 5 के छेद में जाकर के हम बिंदु अंकित कर देंगे। तो ये बिंदु हमारा यहाँ होगा -3,5। अब देखिए, इस एक्स अक्ष को क्या माना जा रहा है, दर्पण। तो आपने साइंस में दर्पण प्रतिबिंब वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि जो अपन का जो समतल दर्पण होता है उसकी एक कंडीशन होती है कि जितनी दूरी पर बिंब होता है उतनी ही दूरी पर अपन का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यहाँ से दूरी देखिए कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 5। तो जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर इधर बनेगा, तो 5 इकाई दूरी पर ही बनेगा। तो -5 पर पहुंच जाइए। तो ये बिंदु अपन का यहाँ होगा। तो -3, एक्स का मान तो -3 ही रहेगा, ये तो बदलेगा ही नहीं, वाई का मान बदलेगा -5। तो भैया उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, जो बिंदु -3,5 का एक्स अक्ष में प्रक्षेप है, यानी एक्स अक्ष में प्रतिबिंब है। तो जितनी दूरी पर यहाँ से ये है उतनी दूरी पर इधर बनेगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, -3, -5 होंगे। तो इसका हल क्या होगा भैया, -3, -5 होगा। ध्यान रखना, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन है बाई चांस पूछ ले तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है, जिस अक्ष की वो कह रहा है उसी अक्ष को आपको समतल दर्पण मानना है, ठीक है ना। जैसे विद्यार्थी ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नया स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और वीडियो को यह लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्सों में, अपने आस पड़ोस में, या कोई रिश्तेदारी में कोई 10वीं क्लास 8वीं 9वीं में पढ़ने वाला कोई छात्र या छात्रा हो तो उसके लिए भी इस चैनल का लिंक भेज देना। गर्मियों की छुट्टियों में हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये काम कर लेना। तो देखिए, हमने एक वीडियो बनाई थी प्रश्नावली 5 से समांतर श्रेणी। क्या थी, 5 प्रश्नावली थी आपकी समांतर श्रेणी।
तो उस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन मिस कर दिया था वहां पर, तो उस क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूं। देखिए, अगर मान लीजिए आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग होगा, तो देखिए प्रथम n धन पूर्णांकों का योग होगा। ये प्रथम n धन पूर्णांकों का हमसे योग पूछ रहा है भैया। अगर प्रथम की बात आ जाए तो समझ लेना आपकी एपी 1 से चालू हुई है। कहां से चालू हुई है? 1 से 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक है भैया? n। तो इनका योग पूछ रहा है हमसे। तो ये योग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Sn से करते हैं। तो Sn बराबर, आपने योग वाले दो सूत्र पढ़े हैं, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा पढ़ा है Sn बराबर n/2 a प्लस n अंतिम पद वाला। और तीसरा सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र है Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 और बटे में 2। हम इससे निकाल लेते हैं अगर प्रथम n धन पूर्णांकों का योग हमसे पूछ रहा है तो। ठीक है ना, ये सूत्र है, याद कर लेना। ये प्रथम n धन पूर्णांकों का योग निकालने का सूत्र है। जैसे अगर ऐसे न पूछ के आपसे पूछ ले कि प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योग होगा, तो देखिए प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योग होगा। तो देखिए हमको फटाफट ये सूत्र लगा लेना है। प्रथम की बात आई है, प्रथम शब्द आ गया, प्रथम 10 धन पूर्णांक योग पूछ रहा है। तो हमारी जो एपी है वो 1 से चालू हो रही है भैया। 1 2 3 4 5 ऐसे 9 10 तक है अपन की एपी। तो उन्हीं संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है? Sn वाला सूत्र लगा लेना है, Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 और बटे में 2। n का मान, कितने धन पूर्णांक है वही आपका n का मान है। n का मान कितना है? 10। रख दीजिए n की जगह 10 है। तो s 10 बराबर 10 कोष्टक में 10 प्लस 1 और बटे में 2। 2 से 10 कट रहा है, 5 बार काट लीजिए। s 10 बराबर 5 कोष्टक में 10 और 1 जुड़ जाएगा भैया। 10 और 1 कितना होगा? 11। 11 गुना 5 कर लीजिए, 55 आएगा। कितना आएगा? 55 आएगा। अगर ऐसा सवाल आपसे पूछ ले तो फटाफट इसी सूत्र से करना है। ठीक है ना, कैलकुलेशन देख लेना सही ढंग से। ठीक है ना, मिस नहीं करना। अब हम मिलते हैं अगली प्रश्नावली में। और लाइक और सब्सक्राइब के लिए मैंने आपको बता ही दिया। अब इस प्रश्नावली से हम विदाई लेते हैं। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट। अगली प्रश्नावली में मिलते हैं। ठीक है।